55 की एज के बाद अगर आपको कमर में दर्द आ रहा है, आपको कमर का दर्द, पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस क्रिएट कर रहा है, आपको चलने में तकलीफें हो रही है, तो फिर ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। सो सिम्टम्स ऑफ लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर टू सिम्टम्स ऑफ एक्यूट सियाटिका या एक्यूट डिस्क प्रॉब्लम्स के जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो इसके अंदर भी होंगे। आपको लोअर बैक एक पेन चलता रहेगा। अगर ये बाद में कंप्रेशन नर्व के ऊपर इतना दबाव आ चुका है तो आपको बटक्स के अंदर, थाइज के अंदर, नीचे पैरों तक Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. लंबर कनाल स्टेनोसिस कई बार आप लोगों की रिपोर्ट के अंदर ये समस्या आती है, और स्पेशली ओल्डर पीपल्स के अंदर जो भी 55-60 की एज में जिनको कमर का दर्द होता है। कमर का दर्द जब उनको बटक से रेडिकुलेट होते हुए पैरों के अंदर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में तकलीफ, इसका एक कारण होता है लंबर कनाल स्टेनोसिस। जब आप एमआरआई करके देखते हैं तो उस रिपोर्ट में लिखा होता है लंबर कनाल स्टेनोसिस। आए दिन बहुत सारे मरीज हमारे साथ इस क्वेरी से पूछते हैं कि लंबर कनाल स्टेनोसिस का क्या मतलब है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम तो हम लोग समझ गए कि डिस्क हमारी प्रोलैप्स हो गई, लेकिन लंबर कनाल स्टेनोसिस उसी तरीके से सर्वाइकल स्पाइन में भी हो सकता है, इसको कहते हैं सर्वाइकल कनाल स्टेनोसिस। तो ये क्या बीमारी है, इससे क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करता है, इस समय में क्या वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है सर्जिकली एज वेल एज नॉन सर्जिकली, आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पुरानी सारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां पे हमने शाटिका के बारे में बताया, जहां पे हमने डिस्क प्रोलैप्स के बारे में बताया, वहां पे आप सबको अभी तक क्लैरिटी हो चुकी होगी कि हमारी कमर का जो निचला हिस्सा है उसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं। वहां पे हमारे पास 5 वर्टिब्रे हैं, L1 2 3 4 5, एंड नीचे में सैक्रम। इन बिटवीन 2 वर्टिब्रेस हमारे पास एक जेलेटिनस स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्क कहते हैं, अंदर में उसके अंदर जेलेटिनस स्ट्रक्चर होता है और बाहर में हमारे पास एनुलस फाइब्रस टिश्यू होता है, और बिल्कुल एडजेसेंट टू द डिस्क के वहां से साइड से नर्व्स निकलती आती है। जब हमारी नर्व्स निकल के अलग अलग लेवल पे L3 पे, L4 पे, L5 पे, L2 पे, L1 पे इस तरीके से नर्व निकलती है, इनको एग्जिटिंग एंड ट्रैवर्सिंग नर्व रूट्स कहते हैं। और जिस रास्ते से ये निकल के जाती है उस रास्ते को हम कनाल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जहां से नदी जैसे निकल के जाती है, एक नदी के रास्ते, एक नदी जब जा रही है उसका कोई पार्ट साइड से निकलता है उसको कनाल कहा जाता है। उसी तरीके से जब हमारी नर्व्स जहां से निकल के जा रही है, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो जहां से नर्व निकल के आ रही है एक साथ सारी की सारी नर्व ट्रेवल करती है, उसी स्ट्रक्चर को हम कनाल कहते हैं। सो बेसिकली अगर इस कनाल के ऊपर, अगर ये जो जहां से हमारी नर्व का निकलने का रास्ता है वो लंबर स्पाइन से निकल के हमारे बटक्स में होते हुए थाइज में से नीचे जाती है, तो अगर लंबर कनाल वाले एरिया में किसी भी वजह से अगर ये एरिया यानी कि जो डायमीटर ऑफ दैट कनाल है जहां से नर्व को निकलना है, अगर वो किसी भी कारणवश वो छोटा होने लग जाए, वो स्ट्रक्चर या उसका डायमीटर कॉम्प्रोमाइज्ड होने लग जाए, तो फिर उसको कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जिसकी वजह से हमारे नर्व के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है। आप समझ सकते हैं, एक प्रेशर वो हुआ जब डिस्क प्रोलैप्स हुई, जो मैंने पिछली उसमें भी दिखाया था कि अगर ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है तो ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन डाल देती है। इसको हम कहते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, कि डिस्क के प्रोलैप्स होने की वजह से, डिस्क स्लिप होने की वजह से उस मटेरियल के ऊपर आके डिस्क आ गई, इसकी वजह से सारा का सारे प्रॉब्लम डेवलप हुई। उसी तरीके से अगर कनाल के अंदर जो हमारा जहां से नर्व को निकलना है, अगर उसके डायमीटर में कोई चेंज आ जाए तो उस कंडीशन से भी हमारी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है, जिस कंडीशन को कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का एक्चुअली मीनिंग होता है पत्थर जैसा हो जाना, यानी कि अंदर का एरिया इतना हार्ड हो चुका है कि वहां से नर्व के निकलने का स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो इट्स बेसिकली स्टेनोसिस अकर्स व्हेन स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड नैरो, जहां से हमारी नर्व निकल रही है, स्पाइनल कोड से निकल रही है, अगर वो स्ट्रक्चर उसका एरिया अगर नैरो डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। इसकी वजह से वी कैन हैव रेडिकुलर पेन इन द लेग, क्योंकि नर्व जहां से निकल रही है वो नीचे आ रही है, और अगर ऊपर जहां से नर्व का ओरिजिन हो रहा है और जहां से वो ट्रेवल कर रही है, अगर वहीं पे उसको कंप्रेशन आने लग जाए तो उसकी वजह से नर्व के ऊपर कंप्रेशन आएगा और फिर सारे के सारे सिम्टम्स हमें रेडिकुलर सिम्टम, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस आ सकती है। जैसा कि इसमें हमने दिखाया है यहाँ पे कि लंबर कनाल को अगर मैं देखता हूँ, ये हमारी वर्टिब्रे है और इसके आगे में डिस्क। सो ये नर्व हमारी निकल के आ रही है, दिस इज द स्पाइनल कोड, और साइड से हमारी नर्व्स निकल के आ रही है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर डिस्क की वजह से हमारे नर्व पे कंप्रेशन आता है तो दिस इज कॉल्ड प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क लीडिंग टू कंप्रेशन। उसी तरीके से अगर इस कनाल में से जहां से नर्व को निकल के जाना, दिस इज द एरिया ऑफ कनाल, यहां से नर्व को निकलने के जाना है, अगर इसके ऊपर कोई कंप्रेशन या कोई इसका
एरिया कम होने लग जाए तो दैट इज को लंबर कनाल स्टेनोसिस। तो डिस्क प्रोलैप्स भी एक कारण होता है लंबर कनाल स्टेनोसिस का, और आगे में जानेंगे और क्या क्या कारण हमारे पास हो सकते हैं। सो इट्स ए प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है हमें कि जैसे डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क प्रोलैप्स में क्या हुआ, आपने यंगस्टर्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है, आपने वेट उठाया, आपकी डिस्क बल्ज आउट होगी, सडनली आपको पेन सीवर स्टार्ट हो जाएगा कमर में और फिर पैर के अंदर रेडिकुलेट कर सकता है। लेकिन लंबर कनाल स्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होती रहती है, धीरे 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 धीरे, जिन जिन कारणों को हम आगे डिस्कस करेंगे उन कारणों की वजह से धीरे धीरे हमारा नर्व का जो रास्ता है वो ब्लॉक होने लग जाता है। अगर सडन ब्लॉक होता है तो वो, अगर ह्यूज डिस्क बाहर निकल जाए तो सडन ब्लॉक होता है जिसकी वजह से पेशेंट इमीडिएटली प्रेजेंट करता है। लेकिन ग्रेजुअल होने की वजह से पेशेंट को हल्का पेन रहता है, फिर वो टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस में कन्वर्ट होने लग जाता है। सो इट्स ए ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव कंडीशंस विच अकर स्लोली। ये बहुत धीरे 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 ओवर द पीरियड्स होती रहती है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि 15 साल से दर्द था, अब जाके मुझे पैरों में दर्द आने लग गया, पहले कमर में दर्द था, अब चलने फिरने में तकलीफ है। तो ओवर द पीरियड से डेवलप होती है एंड it is due to various factors like spinal disc become less spongy with age and growth of the bone spurs among others. as a result it is more common in older people. इसलिए older peoples के अंदर ये ज्यादा कॉमन होती है, इसे कारण मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव कंडीशंस है, ओल्डर पीपल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है। 55 की एज के बाद अगर आपको कमर में दर्द आ रहा है, आपको कमर का दर्द, पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस क्रिएट कर रहा है, आपको चलने में तकलीफें हो रही है, तो फिर ये लंबर कनाल स्टेनोसिस हो सकता है। सो सिम्टम्स ऑफ लंबर कनाल स्टेनोसिस क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर टू सिम्टम्स ऑफ एक्यूट सियाटिका या एक्यूट डिस्क प्रॉब्लम्स के जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो इसके अंदर भी होंगे। आपको लोअर बैक एक पेन चलता रहेगा। अगर ये बाद में कंप्रेशन, नर्व के ऊपर इतना दबाव आ चुका है तो आपको बटक्स के अंदर, थाइज के अंदर, नीचे पैरों तक आपको बर्निंग सेंसेशंस होने लगेंगे, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, डिफिकल्टी इन सिटिंग, डिफिकल्टी इन बेंडिंग, ये सारे के सारे सिम्टम्स। और आगे में चल के आपको वीकनेस हो सकती है पैरों में, क्योंकि जो नर्व हमारी ऊपर से आ रही है, जो हमारी पूरी मसल्स को पावर दे रही है, वो वीक हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें वीकनेस भी हो सकती है। आगे में जाके कॉम्प्लिकेशन इस लेवल तक भी हो जाती है कि पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट्स को स्टूल पासेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे में जाके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। सो कॉजेज की जब मैं बात करता हूं क्या क्या कारण है, नंबर 1 कारण अगर हम बात करें तो अर्थराइटिस। दोस्तों आपने घुटने का अर्थराइटिस सुना होगा। जब भी मैं अर्थराइटिस की यहाँ बात कर रहा हूँ तो नॉट रोमेटोड अर्थराइटिस, गठिया भाव की बात नहीं कर रहे हम लोग स्पॉन्डिलोर अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे घुटने घिसते हैं जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वैसे हमारी स्पाइन के अंदर भी दो रीढ़ की हड्डी के बीच में फेसेट ज्वाइंट्स होते हैं, जब उनका अर्थराइटिस होने लग जाता है तब एक नंबर 1 कारण बन के आता है लंबर कनाल स्टेनोसिस का। अर्थराइटिस के साथ में हमारे वहां पे लिगामेंट्स होते हैं, तो उन लिगामेंट्स की हाइपरट्रोफिड हो जाती है। वो लिगामेंट इतने हाइपरट्रोफिड हो जाते हैं, थिक होने की वजह से कनाल का डायमीटर और कम होने लग जाता है, और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग डिस्क प्रॉब्लम्स भी अगर हो तो इसके ऊपर और एडिशनल चीज हो जाती है। सो अर्थराइटिस जो डिजेनरेशन कंडीशन है, इट इज अ मोस्ट कॉमन कंडीशन जो कारण है। इसके साथ में न्यू बोन फॉर्मेशन, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर नई नई बोन्स फॉर्म हो जाती है, उसी तरीके से नई नई हड्डियों की बनने की वजह से, डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से और थिकनिंग ऑफ लिगामेंट्स, ये 4 मुख्य रूप से कारण है। अर्थराइटिस, लिगामेंटम हाइपरट्रोफी, डिस्क प्रॉब्लम्स एंड अलोंग विद दैट बोनी ग्रोथ या बोन स्पर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से, यानी कि हड्डी का बढ़ जाना, जिसकी वजह से हमारे कैनाल का डायमीटर शॉर्ट हो जाता है और पेशेंट को टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, बर्निंग, पैरों में जलन फील होती है, क्योंकि ओल्डर पीपल में ज्यादा कॉमन होती है। सो इनके जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वी कैन गो फॉर एक्सरे, सीटी और एमआरआई, लेकिन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी एमआरआई, क्योंकि एमआरआई आपको सब कुछ बता देगा कि एमआरआई के अंदर आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, डिजेनरेशन है, नर्व पे कितना कंप्रेशन है, कनाल का क्या डायमीटर है। सो हियर वी आर टेकन एमआरआई। यहाँ पे आप एमआरआई में देख सकते हैं किस तरीके से L5-S1 डिस्क प्रोलैप्स है, पेशेंट को बहुत ह्यूज डिस्क है, कनाल डायमीटर जो है उनका कम होता चला गया। दीज आर द वर्टिब्रेस, ये सारी की सारी वर्टिब्रेस हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हमने बात कर ली कि किस तरीके से कारण क्या क्या कॉमन है, किस तरीके से प्रेजेंट करता है पेशेंट। ओल्डर पीपल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस ना केवल उनको स्पाइन का मिलेगा, बाकी नी के अंदर ही मिलता है। तो ऐसे पेशेंट घुटनों की समस्या से भी आते हैं, कमर की समस्या से भी आते हैं, कंधों की समस्या से भी आते हैं। इन ट्रीटमेंट के लिए 2 ही ट्रीटमेंट इसके लिए बने, वन इज सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट लास्ट रिजोर्ट है, जहां पे अगर आपको कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद आराम नहीं मिल रहा है तब आपको लास्ट में सर्जरी है। सर्जरी में इट्स ए डिकम्प्रेशन विद फ्यूजन। डिकम्प्रेशन मतलब हम पूरे के पूरे स्पाइन को खोलते हैं, पीछे का सारा नर्व के ऊपर का कंप्रेशन कनाल को खोलने के बाद रखते हैं और फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिकल स्क्रू। आज बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की, किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट इसमें एडिशनली हेल्प करता है ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जब मैं बात करता हूं तो जो नॉर्मली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसमें आप
एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन दे सकते हैं, दर्द की दवाइयां, फिजियोथेरेपी, एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शंस कैन बी गिवन. Now what we are doing different is that we give DSCB injections plus intradiscal and intracanal ozone therapy. इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें हम 3 चीजों को क्लब करते हैं. वन इज ओजोन थेरेपी, जिसके अंदर हम इंट्राडिस्कल प्लस इंट्रा कनाल, जो कनाल है उसके अंदर भी ओजोन को इंजेक्ट कर देते हैं. उससे एडवांटेज ये होता है कनाल की इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, नंबर 1. नंबर 2, वहां पे ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज को बढ़ाता है. नंबर 3, जो लिगामेंट हमारे लिगामेंटोटेक्सिस करता है, जैसे ही हम ओजोन को इंजेक्ट करते हैं तो फेसेट जॉइंट्स का लिगामेंटोटेक्सिस एंड फेसेट जॉइंट डायस्टेसिस करता है, क्योंकि अर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर लंबर कनाल स्टेनोसिस. ये ओजोन इंट्राडिस्कल एंड इंट्राकनाल देने के फायदे होते हैं. इसके साथ में पैरों के अंदर हम लोग जो पैरों में रेडिकुलर पेन आ रहा है उसके लिए देते हैं डीएससीबी इंजेक्शंस, और साथ में हम देते हैं ओटो हीमोथेरेपी, बिकॉज ये पेशेंट्स यूजुअली 55-60 प्लस के होते हैं, इनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत हाई रहती है, बाकी जगह भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई रहते हैं. तो ऐसे में जब ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी देते हैं तो ये पेशेंट्स की रिजुविनेशन में हेल्प करती है, वैस्कुलरिटी टू द टिश्यूज को बढ़ाती है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करती है. सो फ्रेंड्स, अगर हम इन तीनों थेरेपीज को क्लब करें तो पेशेंट्स के अंदर मोर देन 85 to 90% सक्सेस रेट देखने को मिले हैं, और 85 to 90% पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन. बिना किसी सर्जरी के माध्यम से इन ट्रीटमेंट को जब हम फॉलो करते हैं, तीनों ट्रीटमेंट को हम क्लब करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, कनाल डायमीटर को ओपन आउट कर सकते हैं, और बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के पेशेंट को एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं. आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, उनकी एज 55 प्लस हो चुकी है, 60s की तरफ जा चुके हैं, ओल्ड एज पीपल्स हैं, आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पैरों में रेडिकुलर पेन है, चलने को नहीं बनता है, थोड़े दूर चलते पैरों में इतना भारीपन आ जाता है, झंझनाहट आ जाती है, सुनपन हो जाते हैं, तलवे बहुत जलते रहते हैं, बर्निंग होती है, फिर बैठते हैं तो आराम मिलता है, फिर चलते हैं तो उतना ही चल पाते हैं, फिर तकलीफ होती है. तो आप समझ सकते हैं कि ये लंबर कनाल स्टेनोसिस की समस्या है. इसको बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन, इंट्राडिस्कल प्लस इंट्रा कनाल ओजोन प्लस ऑटो हीमोथेरेपी के माध्यम से आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकते हो, और ये सारी के सारे सिम्टम्स को हम कंट्रोल करके ला सकते हैं. इस पद्धति के किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है, और सक्सेस रेट 85 to 90% है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, उनको कमर का दर्द रहता है, दोनों पैरों के अंदर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में तकलीफ, थोड़ा दूर चलने के बाद उनको बैठना पड़ जाता है, और उनके लंबर कनाल स्टेनोसिस एमआरआई के अंदर आया है, तो डीएससीबी इंजेक्शन प्लस इंट्राडिस्कल इंट्रा ओजोन प्लस ऑटो हीमोथेरेपी के माध्यम से वो कंप्लीटली पेन फ्री हो सकते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के. ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं. और हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, बाकी कंटेंट्स को देखिए, किस तरीके से इन मल्टीपल न्यू थेरेपीज के माध्यम से ये गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रही है, और कितनी सारे पेशेंट्स को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के हम उनको एक एक्टिव लाइफस्टाइल, पेन फ्री लाइफस्टाइल दे रहे हैं. सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो. थैंक यू.